सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है ग़यास अहमद गद्दी के अफ़सानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफ़साना बाबा लोग। बाबा लोग सब कमरे में आ जाओ, हम तुमको कहानी सुनाएगा। फिर बाबा लोग ये सुनते ही कमरे में आ गए और बुढ़े अंकल के मूंढे को यूं घेर लिया जैसे अकस्मस की नन्ही नन्ही मोमबत्तियां हों जो बड़े से केक के चारों तरफ इस्तादा कर दी गई हों। बुढ़े अंकल ने एक बार निगाह उठाकर सातों बच्चों का जायज़ा लिया, फिर जेब से अधजला सिगार निकाला। सिगार को जलाने से पहले करीब खड़े हुए सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके सुर्ख फूले हुए गालों को चूमते हुए बोला, हेलो डॉली डार्लिंग, तुम कैसा माफिक? अच्छा माफिक है, हमको कहानी सुनाओ अभी, वरना हम मारेगा। सुनाएगा? ज़रूर सुनाएगा। बुढ़े अंकल ने आहिस्ता से बच्चे को गोद से उतार दिया, लबों से लगे हुए सिगार को जेब में रख लिया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसका बुझा बुझा चेहरा चमक उठा, जैसे एकाएकी चांद पर से बदली हट गई। बाबा, तुम लोग हमको एक बात बताएगा, फिर कहानी सुनाएगा। बताएगा बताएगा, बाबा लोग ने एक जबान होकर कहा। तो बोलो, ये दुनिया इतनी ब्यूटीफुल क्यों है? बच्चे, जिनसे कई बार ये सवाल दोहराया गया है, वो हस्बे दस्तूर एक जबान होकर चांद की तरफ इशारा करने लगे। मून से। वेरी गुड। मून ऐसा चमकता है जैसे। बुढ़ा अंकल एक लम्हा के लिए रुक गया। एक नज़र उसने सब बच्चों पर डाली, फिर सबसे खूबसूरत बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जैसे अपना बेबी डॉली। फिर उसने चांद की तरफ नज़रें गाड़ दी, जैसे अपना बेबी मार्गेट। सब बच्चों ने मिलकर तालियां बजा दी, जिसको सुनकर बुढ़ा अंकल, जो दूर आसमान के फैलाव में चमकने वाले चांद पर कमंदे डाल रहा था, अपनी जगह वापस आ गया। बुढ़ा अंकल कहानी मांगता, कहानी मांगता। बाबा लोग तालियां बजा बजा कर शोर कर रहे थे। फिर कहानी शुरू हो गई। जब किंग बाहर से शराब पीकर आता तो खूब शोर करता, क्वीन को गालियां बोलता, उसको खूब मारता, नोचता, कुत्ता माफिक, और बोलता, अम्बेबी मांगता, सन मांगता। क्वीन कुछ नहीं बोलता, वो बहुत रोता, धीरे धीरे रोता, ऐसा माफिक जैसे टाइम पास होता। क्वीन रोता, उस टाइम उसका एक खांसामा होता। बाबा लोग खांसामा जानता, हमारा माफिक खांसामा। फिर बाबा लोग, जो सैकड़ों बार दोहराई हुई कहानी सुनते सुनते उकता चुके थे, शोर करने लगे, नहीं मांगता, ये कहानी नहीं मांगता, ये ओल्ड कहानी नहीं मांगता, न्यू लाओ न्यू। उस वक्त बुढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए। किधर से लाएगा, किधर से न्यू लाएगा बाबा लोग? वो बरसों का भूखा बैल माजी के चटियल मैदान में हस्बे दस्तूर मुंह मारने लगा। शायद कोई पौधा मिल जाए, शायद कोई हरियाली नजर आ जाए। अपना तो सब कुछ लुट गया। एक छोटा सा पौधा था, उसके आसपास कितना बड़ा बड़ा कांटा वाला तार लगा दिया है। दुनिया वाला तुमको कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा? ए बुढ़ा, तुम आपसे आप क्या बकता है? बुढ़ा अंकल हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ, गोया सुलगता हुआ सिगार उसके कपड़ों पर गिर गया हो। नहीं बेबी, कुछ नहीं बकता। वो इधर उधर देखते हुए मुस्कुराया। अभी बाबा लोग था, कहानी सुनता था। उसकी तेवरियां चढ़ गईं। हम तुमको बहुत बोला, तुम बाबा लोग को मत खराब करो। बुढ़ा, तुम सुनता क्यों नहीं? अब नहीं खराब करेगा बेबी, एक्सक्यूज़ मी बेबी। उसका हाथ आप से आप गर्दन और सर को सहलाने लगा। अब कभी कहानी नहीं सुनाएगा। मार्गरेट मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती अपने नए दोस्त जॉर्ज की बाहों से लगी आगे बढ़ी। बुढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके मार्गरेट को देखा। पर बेबी, एक बात सुनेगा? क्या बोलना मांगता? बुढ़ा अंकल हंसने लगा। बेबी, जब तुम छोटा था, बहुत कहानी सुनता था, अपना डोली माफिक। शट अप, यू नॉनसेंस। फिर वो चुपचाप अपने मैले चेक बास्केट की जेब में अधजले सिगार को टटोलता अपने कमरे में चला गया। वो अपनी छोटी सी चारपाई के झुलंग में धंस गया, डूबता चला गया। वक्त कितनी तेज़ी से भागता है, जैसे बाबा लोग की गेंद। बेबी किस तरह उसकी गोद में बैठकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी मूंछ को पकड़कर खींचती थी। अंकल कहानी मांगता, कहानी सुनाओ हमको। मगर अब बेबी कहानी नहीं मांगता। उस पौधे के तने मोटे हो गए हैं, कद लंबा हो गया है।
पहले वो कहानियों के झूले में झूलने के लिए कैसे मचला करती थी, मगर अब खुद चाहती है कि कोई उसके तने में रस्सियों को झूला लगाकर लंबी लंबी पेंग खाए। और कहीं वो तना टूट गया तो, खम खा गया तो? बेवकूफ़ बच्ची, फिर जिंदगी का बारे गिरा तू कैसे उठा सकेगी? बोल, बोल नादान मार्गरेट। मार्गरेट के कमरे से कहकहे की आवाज़ आ रही थी। रात तारीख है, घर में साहब नहीं, मेम साहब नहीं, और बेबी कमरे में एक नौजवान के साथ। उसने अकीदत से सीने पर सलीब बनाई। यसू मसीह, मेरे नन्हे पौधे को इस बादे सुमूम से बचाओ। उसने पलट कर देखा। बेबी के कमरे में जलती बुझती रोशनियों में दो साए आपस में खल्त मल्त हो रहे थे। फिर वो उठ बैठा, पैरों में फुल बोट पहना, खूंटी से पुरानी तेल से दागदार फ्लेट उठाकर आहिस्ता से सर पर रख ली। बरामदा तय करते हुए सीधा बेबी के कमरे के पास रुक गया। बीबी, मार्गरेट बेबी, दरवाज़ा खोल। कमरे में अचानक अबतरी फैल गई। क्या है बुढ़ा, क्या मांगता? बेबी साहब आता, अभी उधर में हम जीप का लाइट देखा। दोनों जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम में आ बैठे। बेबी ने अपने उलझे हुए बालों को जल्दी जल्दी दुरुस्त कर लिया। फिर दोनों ने अपने अपने सामने मेज़ पर ताश की पत्तियां यूं फैला लीं गोया खेल घंटों से हो रहा है। बुढ़ा अंकल ने दोबारा सलीब बनाई। यसू मसीह, बेबी को बचाओ। मन ही मन में उसने शुक्रिया अदा किया और बरामदे में सरकंडे की कुर्सी में धंस गया। वो जो एक पत्थर सा था आप ही आप खिसक गया। फिर जब काफ़ी देर हो गई और साहब नहीं आया, तो ड्राइंग रूम से बेबी पांव पटकती हुई बाहर आई और बुढ़ा अंकल को कुर्सी पर ऊँघता हुआ देखकर उसने सैकड़ों गालियाँ दी। यू ब्लडी फूल, तुम झूठ बोलता, उल्लू, गधा, तुम किधर को जीप देखा? तुमको नया मेम साहब ठीक गाली देता, धक्का मारता, उल्लू। देखा, बाय गॉड बेबी, अभी इधर में लाइट देखा, हमसे भूल हुआ, वो दूसरा जीप होगा। मार्गरेट गालियां बकती फिर ड्राइंग रूम में चली गई। हसरत से बुढ़े अंकल ने एक लंबा सांस लिया। यसू मसीह, बेबी को बचाओ। अपना बेबी बहुत छोटा है, कुछ नहीं जानता। बाय गॉड, वो 100 तक गिनना नहीं जानता। वो बहुत मुश्किल फंसने जाता। उसका हेल्प करो। यसू मसीह, उसका हेल्प करो। वो रोने लगा, सिसक सिसक कर रोने लगा। फिर वो चुप हो गया और हस्बे आदत बैठा बैठा ऊँघने लगा। वक्त बूंद बूंद करके गिरता है और खुश्क ज़मीन पर गिरकर कैसा सूख जाता है। बस देखते देखते नज़रों से ओझल हो जाता है। फर्श पर सिर्फ उसका निशान रह जाता है, जिससे सूंधी सूंधी खुशबू निकलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती। और अब बुढ़े अंकल की बेमसरफ ज़िंदगी में बजुज़ इस बू के सूंघते रहने के और कुछ नहीं रह गया है। कुछ काम नहीं। कमीनों की तरह नई मेम साहब की गालियां सुनकर भी रोटी का खुश्क टुकड़ा गले से उतारते हुए उसके हलक में कुछ नहीं फंसता। वो मज़े से गर्दन झुकाए खाता रहता है। पहले जब अभी चिराग गुल नहीं हुआ था, वो भड़क उठता और पुराने सख्त फुलबोर्ड को घसीटता दहलीज को भी अबूर कर जाता, मगर साहब फिर उसे वापस बुला लेता। साहब नहीं, उसके अंदर से एक जानी पहचानी मगर वक्त की बूंद में जज्ब होती आवाज़ उसके पैरों से चिमट जाती। फिर उस वक्त उसका दिल धक धक करने लगा। वो सोंधी सोंधी बू उसके नथने से होती हुई सारे आसाब पर छा जाती, और अब उसकी बेमसरफ बेकार ज़िंदगी में बजुज़ उस बू को सूंघते रहने के रह ही क्या गया है। मार्गरेट बेबी, तुम भी तो एक कतरा हो जिसमें तुम्हारी माँ की खुशबू रची हुई है। मैं उस खुशबू के बगैर कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ बेबी, कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? बाहर एक हिचकोले के साथ जीप के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। बुढ़ा अंकल ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। अभी कुछ पाते पाते उसने खो दिया। फिर उसके कानों में जूते की आवाज़ आई। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कीच भरी हुई आंखों के किनारे आंसुओं से नम हो रहे थे। उसने हाथ उठाकर आस्तीन से आंखें पोंछ लीं। बरामदे को अबूर करके नई मेम साहब उसके सामने आ गईं। यू बुढ़ा, तुम इधर में क्या करता? उसने नफरत से बुढ़ा अंकल को घूरा। क्या चोरी करना मांगता? नो मेम साहब, ऐसा माफिक नहीं। इधर बेबी है ना? वो रुक गया। क्या वो सच कह दे? नहीं, नई मेम साहब अभी बेबी को बहुत गालियाँ देगी, बहुत झगड़ा करेगी। सौतेली माँ है ना, बहुत तकलीफ़ देगी। उसका दिल लरस गया। बेबी है तो तुम क्या करता बुढ़ा? नई मेम साहब ने चस्टर उतारकर अपने हाथ पर रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो अपने फ्रेंड के साथ रमी खेलता। और वो गर्दन झुकाए वहाँ से टल गया।
फिर एक दिन बुढ़े की निगरानी और ढिठाई से तंग आकर बेबी ने शिकायत कर दी, पप्पा डार्लिंग, इस कमीने कुत्ते को बाहर निकाल दो, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। पप्पा पाइप में तंबाकू भरते हुए मुस्कुराए, फिर बेबी के कंधे पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, नहीं बेबी, तुम ऐसा माफिक न कहा करो, वो बुढ़ा बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारी तुम्हारी खिदमत करते इस उम्र को पहुंचा है, वो बहुत नेक है। और कहते कहते पप्पा अपने आप में गुम हो गए। तुम नहीं जानती बेबी डार्लिंग, जब तुम अभी नहीं आई थी और मैं शराब के नशे में तुम्हारी माँ को महज इसलिए ज़दोकूब करता कि वो मुझे एक बच्चा देने से मजबूर थी, तो बुढ़ा तुम्हारी मदर के सामने खड़ा हो जाता और फिर बेद पूरा उसके जिस्म पर टूट जाता। वो उफ तक न करता, सिर्फ उसके चेहरे पर तकलीफ़ के बायस लकीरें बनती बिगड़ती और आंखों से पानी झरझर बहता। वो चुपचाप सह जाता। फिर बेबी तुम आई और तुम्हारी मदर उसी रात मर गई। तो वो कैसा रोया, कैसा तड़पा था, मैं वो मंज़र कभी नहीं भूल सकता। मगर पप्पा वो कमबख्त मेरे आगे पीछे साए की तरह लगा रहता है, गोया मैं उसकी क़ैद में हूँ। नो बेबी, वो तुझे बहुत चाहता है, बिल्कुल अपना बेबी समझता है। पप्पा हंस दिए। बेबी, जब तुम बहुत छोटी थी, जब भी वो इसी तरह तुम्हारे पीछे साए की तरह लगा रहता था। जब तुम बहुत रोती और आया तुम पर गुस्सा होती तो वो चिढ़कर उससे छीन लेता। आया जब तुम्हें दूध पिला रही होती तो वो कहीं से छुप कर देख रहा होता। मैंने एक दिन पूछा, ऐसा माफिक क्यों? बोला, आया बेबी का दूध पीना मांगती। पप्पा कहकहा लगाकर हंस पड़े। फिर जब वो ईद के रोज़ नमाज़ पढ़ने जाता तो जाने से कबल तुम्हें अपने हाथों से नहलाता, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाता। नमाज से वापस आता तो कोई ना कोई तोहफा ज़रूर लाता और तुम्हें गोद में उठाकर प्यार करते वक्त पता नहीं क्यों फूट फूट कर रोने लगता। और उस वक्त तक रोता और तुम्हें प्यार करता जब तुम्हारी स्टेप मदर आकर उसे गालियां न देती। एक रोज़ मैंने उससे रोने का सबब पूछा तो बुढ़ा बुझे हुए लहजे में बोला, हमारा भी ऐसा माफिक एक बेबी है, एकदम अपना बेबी माफिक, मगर मैं जानता हूँ उसका कोई बच्चा नहीं था, वो 14 साल की उम्र से तो मेरे पास है। मगर पप्पा, वो तो बचपन की बात है, अब अगर वो मेरे जिस्म को छू ले तो मैं जब तक 3 बार नहाऊं नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। नो बेबी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नो पप्पा, आप उस ब्लडी को डांट दीजिए, वो मेरे मामलात में दखल न दे। अच्छा अच्छा, मैं उसे मना कर दूंगा, तुम गुस्सा ना करो। मगर बेबी, उस दिन बुढ़ा तुम्हें वाकई कहीं लेकर चला जाता और वापस ना आता तो जानती हो आज तुम उसकी बच्ची कहलाती। पप्पा हंसने लगे। बेबी, ये बुढ़ा एक दिन तुम्हें लेकर कहीं भाग गया था। हाय पप्पा, उसने कुछ न समझते हुए ताज्जुब से कहा। हाँ बेबी, जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारी नई माँ आई तो उसने पैसे की बचत के ख्याल से तुम्हारी आया को हटा दिया और ख़ुद तुम्हारी देखभाल करने लगी। मगर पप्पा ने दरवाजे की समत देखते हुए आहिस्ता से कहा, मगर स्टेप मदर अपनी माँ कहाँ हो सकती है? वो तुम्हें बहुत तकलीफ़ देने लगी। तुम दूध के लिए चिल्लाती रहती और वो ड्रेसिंग टेबल से न उठती। तुम्हारे कपड़े पेशाब से तर रहते और तुम उसमें पड़ी रहती। शायद यही सब देखकर बुढ़ा अंकल ने एक रोज़ मुझसे शिकायत की। मैंने नई मेम साहब की शिकायत सुनकर उसके एक तमाचा रसीद किया और कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद चंद दिनों तक वो खामोश रहा। मगर एक दिन पता नहीं क्यों तुम्हें उठाकर कहीं ले गया। फिर मैं कैसे लाई गई पप्पा? बेबी दिलचस्पी महसूस करने लगी। वो आप ही आ गया। दिन भर हम लोग बहुत परेशान रहे, लोकेलिटी का चप्पा चप्पा छान मारा मगर पता न चला। पूरे शहर में तलाश किया, थाने में रपट दी, लेकिन शाम होते ही देखा वो तुम्हें गोद में लिए हस्बे दस्तूर ठहर ठहर कर चलता हुआ आ गया। हम लोग दंग रह गए उसकी ढिठाई पर। तुम्हें बेड पर डालकर वो कोने से मोटा बेद ले आया और कमीज़ उतारकर मेरे पैरों पर झुक गया। फिर आपने बहुत पीटा होगा उसे। बेबी अंदरूनी तौर पर कदरे खुश हुई। नहीं बेबी, मैंने ऐसा नहीं किया। उसे कुछ न बोल सका, ज़बान ही न खुली, जैसे तुम्हारी मम्मी मेरा हाथ रोक रही हो। इस घर में ये बुढ़ा ही तो उसका हमदर्द था ना, उसने ज़रूर मेरा हाथ रोक लिया होगा। मगर पप्पा, ये बुढ़ा तो ख़राब। नहीं बेबी, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, ज़रूर अच्छा आदमी है। यसू मसीह उस पर मेहरबान है। तुम्हारी स्टेप मदर उसके साथ कुत्ता जैसा बिहेव करता, मगर तुम ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छा बुढ़ा। तीसरे दिन सुबह जब पुराने चर्च की मुनहदिम दीवारों की ओट से अभी जर्द सूरज उभर रहा था और जर्द प्यारी धूप क्यारियों के नन्हे नन्हे पौधों को धीरे धीरे चूम रही थी, बुढ़ा अंकल मुर्गियों के बड़े से पिंजड़े के करीब बैठा उन्हें दाना खिला रहा था। साहब ने उसे टोका,
बुढ़ा अंकल क्या करता इधर में? वो उठ खड़ा हुआ, सर से फ्लीट उतार कर एक ज़रा गर्दन झुकाकर गुड मॉर्निंग किया। उधर मैं मुर्गी लोग को दाना खिलाता साहब। अपना काला वाला मुर्गी बीमार मालूम पड़ता, उसको लहसुन देता। ये मुर्गी बहुत अच्छा है साहब, बाई गॉड बहुत अच्छा वाला है। बुढ़ा अंकल तुम भी बहुत अच्छा वाला है, बाई गॉड बहुत अच्छा वाला। साहब खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर अंकल अपना बेबी तुम्हारा शिकायत करता, तुम उसको डिस्टर्ब करता, ऐसा मत करो। पर साहब अम्बी एक बात बोलना मांगता। वो अचानक बात काट कर कहने लगा। सुनेगा साहब? ज़रूर सुनेगा बुढ़ा अंकल, बोल। साहब अपना बेबी, मार्गरेट बेबी, और वो जॉर्ज को जानता साहब, अपना बेबी का फ्रेंड होता। हाँ हाँ जानता, तुम बोलो क्या उसके बारे में बोलना मांगता? बुढ़ा अंकल कुछ देर खामोश ज़मीन को तकता रहा, फिर बोला, साहब वो जॉर्ज अच्छा नहीं, वो अपना लोकेलिटी का एक बेबी को, वो बहुत ख़राब साहब, हम जानता। साहब की तेवरियाँ चढ़ गईं। तुम क्या बोलना मांगता अंकल? वेरी बैड। तुम सर्वेंट सर्वेंट माफिक रहेगा, हमारा घर का बात में कुछ नहीं बोलेगा। अपना बेबी अच्छा, अपना जॉर्ज अच्छा, तुम झूठ बोलता, ऐसा माफिक नहीं बोलेगा कभी। बरसों बाद आज साहब के मुंह से सख्त अल्फाज सुनकर उसका दिल भर गया। उसने एक बार नज़र उठाकर साहब को देखा, जो सामने खड़ा अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। हमारा बात समझा? समझा साहब, अब कभी नहीं बोलेगा। एक्सक्यूज़ मी साहब। वो फिर झुककर मुर्गियों के जालदार डरबे में दाना फेंकने लगा। अपना बेबी अच्छा, अपना जॉर्ज अच्छा, अपना कुत्ता भी अच्छा, फ़कत ये बुढ़ा नहीं अच्छा, बुढ़ा बहुत ख़राब। यसू मसीह, ये दुनिया कैसा माफिक है, कैसा माफिक। बड़ी मोहरी वाली खाकी पतलून, मलगजी कमीज़, पुराने बोर्ड और छोटे छोटे स्याह बालों से भरे सर पर तेल और सड़क की धूल से दागदार फ्लेट। सुबह को उसने खाने के बाद ड्रेस किया और 10 बजे से कबल वो साहब के सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग साहब। ओह, गुड मॉर्निंग बुढ़ा अंकल। आज मॉर्निंग को ड्रेस किया, किधर जाना मांगता? साहिब आज जुमा होता, आज हम शहर जाना मांगता, और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ना मांगता, खुदा से दुआ करना। साहब ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मगर अंकल आज तुम क्या जाना मांगता? उधर शहर में दंगा होता, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता, उधर में तुमको कोई मार दिया तो क्या तुम नहीं जानता? नो साहब, हम जाना मांगता और मस्जिद में दुआ मांगना मांगता। इधर में हमको कोई नहीं मारता, यसू मसीह हमारा हेल्प करता। उसने उंगलियों से सलीब बनाई। साहब हमको ऑर्डर दो, हम जल्दी जाएगा। तुम नहीं मानेगा बुढ़ा अंकल, जाएगा। साहब मुस्कुराने लगा। तो जाओ, पर होशियारी से अपने आप को बचाकर। फिर बुढ़े अंकल ने साहब को झुककर सलाम किया और हस्बे दस्तूर इलाके के हर राहगीर को गुड मॉर्निंग करता। जब चर्च के सामने पहुंचा तो उसने आहिस्ता से झुककर सर से फ्लीट उतारी, सीने पर सलीब बनाई। यसू मसीह अपना बेबी का हेल्प करो, अपना बेबी कुछ नहीं जानता, वो बाई गार्ड 100 तक गिनना भी नहीं जानता। यसू मसीह हम जानता, वो लड़का वेरी बैड, उसने बुक साहब की लड़की को ख़राब किया, बेबी का ज़रूर हेल्प करो। यसू मसीह हमारा भी हेल्प करो। अब मस्जिद जाता, अपना गॉड के पास बेबी के वास्ते दुआ करने, उधर में हिंदू लोग मुसलमान को मारता, हमारा हेल्प करो, हमको कोई नहीं मारेगा। फिर उसने उंगलियों से कंधे और सीने में सलीब बनाई और आगे बढ़ गया। वापसी पर वो बहुत खुश था। उसने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांग ली थी और अब उसे यकीन हो चला था कि बेबी जॉर्ज के जाल से बहुत जल्द सही सलामत बच निकलेगी। खुदा ने उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। उसको यकीन था, इसलिए बुढ़ा अंकल आज बहुत खुश था। सहपहर को जब वो शहर से वापस आया तो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहाँ से सिगार लिया, माचिस ली और अपना पुराना मूंढा लिए बाहर लॉन पर आ गया और इधर उधर देखकर हस्बे दस्तूर मुंह में उंगली देकर सीटी बजाई, जिसको सुनकर आसपास के क्वार्टरों के सहन और बागीचों में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे दौड़े आए और बुढ़े अंकल के करीब घास पर बैठ गए। फिर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। बुढ़ा अंकल कहानी सुनाओ, बुढ़ा अंकल कहानी सुनाओ। पहले एक बात बोलेगा, फिर कहानी सुनाएगा। अच्छा बोलो, ये दुनिया इतना ब्यूटीफुल क्यों है? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। सबों ने एक बार आसमान की तरफ देखा, फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा लोग बोलो। बुढ़ा अंकल ने हैरत से घूरा। बोलता क्यों नहीं? पर बुढ़ा अंकल मून किधर है? बाबा लोग ने यकबारगी कहा, जिससे सुनकर बुढ़ा अंकल बेतहाशा हंसने लगा।
ठीक बोलता, अभी मून किधर है? फिर उसने छोटी छोटी आंखों को धूप से बचाने के लिए हाथ से साया करके बेबी के कमरे की तरफ देखा, जिसकी खिड़की बंद थी। अभी मून नहीं है, पर बाबा लोग अभी मून आएगा। और ये कहते कहते एकाएकी कुछ सोच कर वो उदास हो गया। अपना मून पर ग्रहण लगना मांगता है। क्या लगना मांगता है बुढ़ा अंकल? हैरत से बच्चों ने उसकी तरफ देखा। ग्रहण। वो चौंक उठा। बाबा लोग ग्रहण नहीं जानता? नहीं जानता। बुढ़ा अंकल ये जवाब सुनकर मुस्कुराने लगा। तो आओ बाबा लोग, आज ग्रहण और मून का कहानी सुनाएगा। खामोश, चुप चुप, जैसे हुक साहब का बड़ा सा खूंखार कुत्ता गर्दन झुकाए ज़मीन सूंघता हुआ गुजरता है। किसी को कुछ नहीं बोलता। वक्त भी किसी से बोले बगैर पहलू बचाकर निकल जाता है। और जब कभी कोई उसके सामने आ जाता है, हुक साहब के खूंखार कुत्ते की तरह उस पर झपट पड़ता है, लहूलुहान कर देता है। अब कोई अपना जख्म लिए लाख चीखता चिल्लाता रहे, ये खूंखार कुत्ता पलट पलट कर देखता तक नहीं, चुपचाप गुजर जाता है। लेकिन बेबी तो चीख भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती। वो अपना गहरा जख्म किसी को दिखाने से भी मजबूर होगी। बेबी, माय डार्लिंग बेबी, तुम ठहर जाओ, ऐसा सरपट ना भागो। यूं आंख बंद करके दौड़ने से सड़क पर ऊंधे मुंह गिर भी सकती हो। फिर ये बूढ़ा खूंखार कुत्ता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा जख्मी करेगा बेबी कि तुम शायद उठकर चलने के काबिल भी न रह सकोगी। फिर मैं बुढ़ा, तुम्हारा बुढ़ा अंकल, पूरे क्रिश्चियन लोकेलिटी का बुढ़ा अंकल, जो तुम्हारे सुडोल और खूबसूरत जिस्म में तुम्हारी माँ की सौंधी महक पाता है, कैसे ज़िंदा रह सकेगा? ठहर जाओ बेबी, ठहर जाओ बेबी, ठहर जाओ। मगर बेबी नहीं ठहरी। बेबी चली गई। रात तारीक तर हो गई थी। लोकेलिटी के शीशों की खिड़कियों से छन छन कर आने वाली बिल्लौर रोशनी बुझ चुकी थी। फिर बाग के वसी वीरानों में झींगरों की आवाज़ गहरे सन्नाटे को मुसलसल नोच रही थी, जैसे घुप अंधेरे में जुगनू लगातार टिमटिमाए जा रहा हो, गोया अकेले में दिल धड़के ही चला जा रहा हो। धक धक, धक धक, धक धक। बुढ़ा अंकल ने बुझे हुए सिगार को दांतों से नोच कर हौले से थूक दिया और बेताब सा होकर धीरे से दिल पर हाथ रख लिया। ये दिल, ये दिल कैसा धक धक करता है, कैसा धड़कता है, गोया अपनी अकेली मोहब्बत के पीछे बूढ़े खूंखार कुत्ते को मुंह फाड़े देख लिया हो। ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारे पीछे वक्त का बूढ़ा कुत्ता सरपट भाग रहा है। दूर सुनसान सड़क पर कांपते हुए साये ने दोबारा सीटी बजाई, जिसे सुनकर बेबी के कमरे की खिड़की खुली और एक दूसरा साया धप से बुढ़े अंकल की छाती पर गिरा और वो अपनी जगह से उठ भी न सका। उसके मुंह से आवाज़ तक न निकल पाई। कोई दिल के वीराने में कराहता रहा, बेबी ठहर जाओ बेबी, ठहर जाओ। मगर बेबी निकल गई, बकटट जैसे कोई उसे खींचे लिए जा रहा हो। फिर रात, जो झाग की तरह पूरे माहौल पर छा गई थी, धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। तब बहुत देर बाद सहन के एक गोशे में अपने पुराने मूंढे पर बैठे हुए बुढ़ा अंकल के कान में उलझती सुलझती सांसों के दरमियान किसी की बेहद धीमी चाल सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। कहीं चोट तो नहीं आई बेबी? तुम्हें कहीं जख्म तो नहीं लगा डार्लिंग? धीमे से बुढ़े अंकल के मोटे और करख्त लबों से आवाज़ निकली, जिसे सुनकर बेबी, जो धीरे धीरे खिड़की पर चढ़ने की कोशिश में बार बार फिसल कर ज़मीन पर आ रही थी, सहम कर खड़ी हो गई। एक साथ के लिए बेबी के जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई, मगर वो संभल गई। आखिर बुढ़ा ही तो है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला बीमार कुत्ता। उसने आहिस्ता से मगर सख्त लहजे में कहा, तुम इधर में क्या करता सुअर? मिट्टी का एक लोथा आखिर उस उबलते हुए सूते के मुंह पर पड़ा। कुछ नहीं करता बेबी, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, इधर आओ, हमारा हेल्प करो। तुम्हारा हेल्प यसू मसीह करेगा बेबी। बुढ़ा अंकल उसके करीब आ खड़ा हुआ। ओह बुढ़ा, तुम ऐसा माफिक बात करता। हमारा हेल्प करो, हम ऊपर जाना मांगता। बुढ़े अंकल ने कुछ नहीं कहा। एक रोती बिलखती हुई नज़र से उसने बेबी की तरफ देखा और आहिस्ता से खिड़की के नीचे बैठ गए। बेबी जल्दी से जूते समेत अपने दोनों पाँव उसके कंधे पर रखकर खिड़की के नीचे कूद गई। ये पाँव, ये फूल से पाँव कितने भारी लगे आज, जैसे वो मनो मिट्टी के नीचे धंस रहा हो। वो कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ। बेबी 5 का एक नोट उसके हाथों में थमाती हुई मुस्कुराई। पप्पा सच कहता, तुम बहुत अच्छा बुढ़ा, बहुत वफादार। पर बेबी एक बात बोलना मांगता। क्या? बोलो। उसके तेवर चढ़ गए। बुढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए।
उसने उंगलियों में कांपते हुए नोट को खिड़की पर आहिस्ता से रख दिया। एक बार बेबी को नज़र उठाकर देखा और चुपचाप वहाँ से हट गया। कुछ नहीं बोलना मांगता, कुछ नहीं। बेबी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बुढ़ा आखिर क्या चाहता है? न मालूम कब से बरामदे में शायद उसी के इंतज़ार में बैठा हुआ है। उसने रुपया नहीं लिया। वो कुछ बोलता बोलता भी रह गया। वो आखिर क्या करना चाहता है? पहली बार उसके दिल में बुढ़े अंकल के लिए कुछ नरमी सी महसूस हुई। पापा कहते हैं बुढ़ा अंकल बहुत अच्छा आदमी है। बुढ़ा नहीं होता तो वो शायद खिड़की पर चढ़ भी नहीं सकती। लेकिन बुढ़ा क्या बोलना चाहता है? बुढ़ा तुम कमरे में है? दूसरे रोज़ शाम को मार्गरेट बुढ़े अंकल के दरवाजे पर खड़ी थी। आफताब कहीं डूब गया, धुंधलका फैल रहा था। आसपास की चीज़ें रफ्ता रफ्ता आंखों से ओझल होना शुरू हो गई थीं। कमरा काफ़ी तारीक था। बुढ़े अंकल ने सुबह से बाहर कदम नहीं निकाला था। वो ऊंधा मुंह बिस्तर पर यूं पड़ा हुआ था, गोया उसके जिस्म पर भारी बोझ रख दिया गया हो। उसकी आंखें जल रही थीं और दिल धड़कते धड़कते थम सा जाता था। फिर उसने महसूस किया, गोया कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो, जैसे बेबी के पैर को बूढ़े कुत्ते ने जबड़ों में दबा लिया हो और वो बेचारी चीख भी न सकती हो, किसी को पुकार भी न सकती हो। बुढ़ा तुम किधर है? बुढ़ा तुम किधर है? बुढ़ा तुम किधर? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। सामने खड़ी बेबी उससे कुछ पूछ रही थी। कौन बेबी? तुम हमको मांगता बेबी? वो वो हुक साहब का कुत्ता तुमको किधर में काटा? बोलो, हम उसको जान से मार डालेगा। किधर? मार्गरेट हंस पड़ी। किधर में कुत्ता काटा? यू बुढ़ा पागल, तुमको कौन बोला? हमको हुक साहब का कुत्ता काटा। वो अंदर चली आई। होश संभालने के बाद गालिबन पहली बार बेबी उसके कमरे में आई थी। बुढ़ा अंकल बेताबी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फ्लीट से मूंढे को साफ किया, स्विच दबाकर बत्ती जलाई। बेबी तुम इधर में बैठो। बेबी, कल रात हम यसू मसीह को बोला बेबी को एक बार भेज दो। तुम फिर अभी इवनिंग को यसू मसीह ने तुमको हमारा पास टॉक करने को भेज दिया। बेबी उकता गई। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। बुढ़ा तुम बहुत बात करता, थोड़ा बोलो। कल रात में तुम कुछ बोलना मांगता। हाँ बेबी, कल रात में हम कुछ बोलना मांगता। बेबी अपना लोकेलिटी का लंबा सड़क देखा, उस पर कितना जीप जाता, कार जाता, साहब लोग और मेम साहब लोग वॉक करता। पर बेबी अपना दिल कोई लोकेलिटी का सड़क नहीं। इस पर से कोई जाता तो बहुत तकलीफ़ होता, बहुत तकलीफ़। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाय गॉड बेबी बोलता, बहुत तकलीफ़ होता। बुढ़ा अंकल तुमको फीवर है, तुम आराम करो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हम जाता। नहीं बेबी, ठहरो ज़रा, ठहरो। बाय गॉड हम झूठ नहीं बोलता। यसू मसीह जानता जब जॉर्ज जॉर्ज अपना दिल पर से गुजरता तो हमको बहुत तकलीफ़ होता। ऐसा माफिक। उसने सीने पर ज़ोर से घूंसा मारते हुए कहा। मार्गरेट समझ गई। बुढ़ा कमीना। दफतन वो चिराग जो कल रात पिछली पहर बुढ़ा अंकल के नोट वापस करते वक्त जल उठा था, अचानक भड़क कर बुझ गया। बुढ़ा कमीना, तुम हमारा पर्सनल बात में क्यों टांग अड़ाता है? कुत्ता, हम तुम्हारा आंख फोड़ देगा। सुअर। वोट खड़ी हुई। नहीं, सच बोलता बेबी, जॉर्ज अच्छा नहीं, बहुत ख़राब। हम जानता अपना रॉबर्ट साहब की बेबी को ख़राब किया। वो कुत्ता, सुअर। बेबी उसका साथ छोड़ दो। वो कुत्ता। तड़प कर मार्गरेट ने एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कमीना। बुढ़ा अंकल थप्पड़ की ताब न लाकर फर्श पर गिर गया। सच बोलता, बाय गॉड बेबी, सच। मार्गरेट ने ज़ोर से एक लात रसीद की और गालियां देती कमरे से निकल गई। फिर बुढ़े अंकल ने, जो दिन भर बुखार में सुलग रहा था, यूं महसूस किया कि दीवार पर लगा हुआ बल्ब धीरे धीरे मद्धम होकर बुझ गया और वो खुद फर्श के नीचे डूबता चला गया, डूबता ही चला गया। फिर बहुत देर बाद वो फर्श की अथाह गहराइयों से उभरा तो उस वक्त आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। सर्द हवा के तेज़ झोंके बाहर दरख्तों के पत्तों से उलझ उलझ कर गुजर रहे थे और वो अकेला कमरे में पसीने में शराबोर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके गाल पर अभी तक वो जलता हुआ तवा चिमटा हुआ था। उसने आहिस्ता से उस पर हाथ फेरा। बेबी तुम हमको मारा, बेबी तुम हमको थप्पड़ मारा, ऐसा माफिक मारा। बुढ़ा अंकल की आवाज़ रुंध गई। उसकी आंखों से आंसुओं का तार बंध गया। फिर वो फूट फूट कर यूं रोने लगा जैसे बेबी की माँ आज फिर मर गई है, जैसे पुरानी मेम साहब जो दिल के किसी गोशे में पड़ी कराह रही थी, आज फिर मर गई हो। बेबी तुम हमको मारा,
अपना बुढ़ा अंकल को मारा। कमरे में उसकी सिसकियां भटकी हुई रूह की तरह फिर रही थीं। वो उसी हालत में उठा। लकड़ी के बड़े से संदूक में से फटे पुराने कपड़े, पुरानी बेकार फुल बूट और टूटे हुए चमड़े के बेल्ट के नीचे से एक मैले कपड़े की पोटली निकाली। फिर कांपते हुए हाथों से उसने पोटली खोली। उसमें रेशम के 2 पैंट, छोटे छोटे फ्रॉक, एक प्लास्टिक का टुड़ा मुड़ा झुंझुना और 2-3 रबर की शहद वाली चूसनी निकाल कर बाहर फैला दी। और एक एक चीज़ को उठाकर आंखों से लगाता जाता और फूट फूट कर रोता जाता। बेबी तुम हमको मारा, बेबी डार्लिंग तुम अपना बुढ़ा अंकल को मारा, थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद आप ही आप चुप हो गया। पोटली को उसी तरह बांध कर संदूक में रखा। फिर उसने मैली कमीज़ की आस्तीन से अपनी आंखें पोंछीं, फ्लेट को झाड़ कर सर पर रख लिया, ताक से माचिस और एक बहुत पुराने डिब्बे से अगरबत्ती निकाली और धीरे से यूं उठ खड़ा हुआ जैसे वो सारा बोझ जो बहुत देर से उसके शाने पर पड़ा था ज़मीन के सुपुर्द करके सुबकदोश हो गया हो। यसू मसीह, बेबी ने हमको मारा, उसको माफ़ करो। बेबी अपना बुढ़ा अंकल को मारा, उसको एक्सक्यूज़ करो। यसू मसीह वो कुछ नहीं जानता, एकदम से बेबी है। उसके कांपते हुए कदम आप ही आप इलाके के बीच दरबीच गलियों को अबूर करते हुए आधी रात के सन्नाटे में डूबे हुए कब्रिस्तान में ले आए। फिर वो एक जगह रुक गया और एक बहुत पुरानी कब्र की टूटी फूटी दीवार के पीछे बैठकर अगरबत्ती जलाई। फिर अपने गाल पर हाथ फेरने लगा। मेम साहब सच बोलता, अपना बेबी आज हमारा गाल पर मारा, बाय गॉड मारा। फिर वो रोने लगा। हम इस दुनिया में नहीं रहना मांगता मेम साहब, अब इस दुनिया में हम नहीं रहना मांगता। हम तुम्हारा पास आएगा, तुम हमको अपना पास बुला लो। बेबी बोलता, हमारा पर्सनल बात में टांग मत अड़ाओ। वो हमको सुअर बोलता, कुत्ता बोलता। यसू मसीह उसका हेल्प करे। वो अब बहुत बड़ा हो गया मेम साहब, अब उसको हमारा ज़रूरत नहीं, ज़रा भी ज़रूरत नहीं। अब हम उसका पर्सनल बात में टांग नहीं अड़ाएगा। अब अपना बेबी बहुत बड़ा हो गया, अब कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाय गॉड कभी नहीं डिस्टर्ब करेगा। फिर बहुत देर हो गई और रात की सर्द हवा उसकी हड्डियों में घुसकर सीटियाँ सी बजाने लगीं। तो बूढ़े अंकल ने खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर दुआ पढ़ी, फिर उंगलियों से सीने पर सलीब बनाई और सर्दी से कांपते हुए हाथों से अपने आंसू खुश्क करता और मुंह ही मुंह में बदबदाता घर वापस आ गया। अब कभी नहीं डिस्टर्ब करेगा, अपना बेबी बहुत बड़ा हो गया, उसको हमारा कोई ज़रूरत नहीं, अब कभी कुछ नहीं बोलेगा। यसू मसीह उसका हेल्प करो। 7 दिनों तक सियाह आंधियाँ और झक्कड़ चलते रहे, तेज़ और सर्द आंधियाँ। 7 दिनों तक वो बुखार की शिद्दत में तड़पता रहा और खुदावंदे यसू से दुआ करता कि आंधियों की जद में जलता हुआ चिराग बुझ जाए, मगर चिराग नहीं बुझा। 7 दिन तक और चिराग की डूबती उभरती लौ थरथराती रही, थरथराती रही। और अब कई महीने हो गए। वो दिन भर चुपचाप कमरे में ऊंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खोले और दीवार को तकता रहता। वो अब हर सुबह नहा धोकर साहब और मेम साहब को गुड मॉर्निंग कहने नहीं जाता, बल्कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधा जाम और ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसे लेकर गर्दन झुकाए वापस चला आता। हत्ता कि ख्वाहिश होने पर भी खिलाफ मामूल बेबी के कमरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इलाके के लोगों को ताज्जुब होता कि अब बुढ़ा अंकल, ठहर ठहर कर चलने वाला, ढीले ढाले पतलून और मेरे फ्लीट पहने हुए बुढ़ा अंकल जो रास्ता तय करते वक्त हर आने जाने वाले साहब को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहने से न चूकता था, अब यूं गर्दन झुकाए हुए सामने से गुजर जाता है, गोया वो यहाँ के रहने वाला ही ना हो। बाज़ लोग बुढ़ा अंकल कहकर उसे पुकार भी लेते तो आहिस्ता से गर्दन उठाकर मुस्कुरा देता और फिर ठहर ठहर कर चलता हुआ अपने कमरे में आ जाता। साहब को तशवीश हुई। बुढ़ा अंकल, तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं रहता? नहीं साहब, अच्छा रहता है, हम सर्वेंट है, सर्वेंट माफिक रहता। फिर जिस दिन उसके सामने से नई मेम साहब गुजर गई और उसने अपनी जगह से उठकर सलाम करने के बजाय गर्दन झुका के हस्बे दस्तूर जूते से मैल उतारता रहा तो नई मेम साहब बिगड़ गईं। यू ब्लडी बुढ़ा, तुम हमको अब सलाम भी नहीं बोलता? बुढ़ा तुम कुत्ता, सुअर, बिल्कुल सुअर। बुढ़ा अंकल आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। सच बोलता मेम साहब, हम कुत्ता, हम सुअर। उसने सर से प्लेट उतार ली और झुककर सलाम किया। ये सुअर तुमको सलाम बोलता मेम साहब, हमसे भूल हुआ, हमको एक्सक्यूज़ कर। ये कहता हुआ वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी बेहिसी बढ़ती गई, बढ़ती गई, तह दर तह, गोया सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाया जा रहा हो।
और इस प्लास्टर के अंदर से बूढ़े अंकल की कीच भरी आंखें टुकुर टुकुर तक रही थीं। बेहिस, बेअसर, सर्द और बेजान आंखें। उसकी बेहिसी बढ़ती गई और अचानक उस रात तड़क गई जिस रात ड्राइंग रूम से बेबी की चीखों की आवाज़ मुसलसल आती रही और उसके एहसास पर नश्तर चुभोती रही। उस रात वो तड़प उठा। वो बेताबाना उठकर दहलीज तक गया, फिर कुछ याद करके वापस आ गया। नहीं, सर्वेंट को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये उनका पर्सनल बात है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मगर बेबी बेबी 6 साला बच्चों की तरह चीख रही थी और गिड़गिड़ा कर पप्पा और मम्मी से माफ़ी मांग रही थी। नो पप्पा, नो पप्पा, एक्सक्यूज़ मी पप्पा, पप्पा। बुढ़ा अंकल के कदम रुक गए। पप्पा, पप्पा। गोया बेबी बहुत दूर से 19 बरस की दूरी से उसे पुकार रही है। नो पप्पा, नो पप्पा, एक्सक्यूज़ मी, पप्पा, माई पप्पा। बुढ़ा अंकल के लब हौले हौले कांपने लगे। धुआं की तरह पेच खाई हुई एक उलझती हुई आवाज़ उसके दिल की गहराइयों से उभर कर उसके हलक में फंस फंस जाती थी। उसके लब हिल रहे थे। पप्पा, पप्पा, माई पप्पा। गोया हुक साहब का कुत्ता बेबी की नाजुक टांग को अपने जबड़े में दबाए हुए है और वो ज़ोर से उसे पुकार रही है। फिर वो अचानक पलट पड़ा। बेबी, ये अब आता है बेबी, माई बेबी। बरसों की दबाई हुई आवाज़ उसके हलक से यूं निकली गोया आतिश फशां का दहाना फट पड़ा हो। वो लपकता हुआ ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आकर रुक गया, फिर दौड़ता हुआ साहब के सामने झुककर खड़ा हो गया। नहीं साहब, नहीं साहब, बेबी कुछ नहीं जानता। हम बोला वो जाज कुत्ता, वो जाज सुअर। साहब ने बेत दूर फेंक दी। बुढ़ा तुम जाओ अभी, फौरन जाओ, अभी हम नहीं मांगता। जाता साहब, अभी जाता। बेबी उसके सामने औंधे मुंह फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उसमें रोने तक की सकत नहीं थी। बुढ़ा अंकल ने प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। जाता है साहब, पर बेबी को अब नहीं मारो साहब, बेबी कुछ नहीं जानता। यसू मसीह जानता अपना बेबी एकदम अच्छा वाला। हम बोलता सुअर तुम रूम से बाहर जाओ, फौरन निकल जाओ। अभी जाता साहब, अभी जाता। उसने फिर एक बार बेबी के जिस्म पर हाथ फेरा। फिर वो एक साथ के लिए खो गया, भटकता हुआ बहुत दूर निकल गया, जहाँ उफ़ुक़ और ज़मीन आपस में मिल जाते हैं और बजुज़ एक मोटे कच्चे बेत से कुचले हुए जिस्म के हर चीज़ नज़रों से ओझल हो जाती है। फिर बुढ़ा अंकल ने चौंक कर अपनी हथेली को देखा और आहिस्ता से, बड़े आहिस्ता से, जैसे गुलाब की पंखड़ियों से शबनम चुन रहा हो, हथेली को अपने होठों से लगाता हुआ बाहर निकल गया। फिर अपने बिस्तर पर गिर के रात भर यूं तड़पता रहा गोया साहब ने बेबी को नहीं, पुरानी मेम साहब को मारा हो। गोया उसके दिल के नाजुक तरीन हिस्से पर मुसलसल बेद की बारिश कर दी। नहीं साहब, नहीं साहब, अब नहीं, अब नहीं। दूसरे दिन साहब दोपहर में खुद बुढ़ा अंकल के कमरे में आया और रात के सलूक के लिए माफ़ी मांगी। हमको माफ़ कर दो बुढ़ा अंकल, तुम सच बोलता जॉर्ज सुअर, वो बिल्कुल सुअर। हम उसको शूट कर देगा। वो कुत्ता यहाँ से भाग गया, पर अपना बेबी का क्या करेगा? उसका मैरिज का बाद कलकत्ता में एक लड़का के साथ पक्का किया। लड़का बहुत अच्छा, वो 400 रुपये पाता और विटसन साहब का वाइफ का आंटी होता। उसको केस मालूम हो जाने से हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाता। वो लड़का 1 महीना बाद इधर में आने को मांगता, पर बेबी। वो रोने लगा। बेबी ने हमारा मुंह पर कैसा माफिक थप्पड़ मारा, बोलो कैसा माफिक थप्पड़ मारा। वो सिसक सिसक कर रोने लगा। बुढ़ा अंकल की आंखों से भी झरझर आंसू गिरने लगे। फिर उसके बाद वो कहर की रात भी आई जब फसादात की वजह से सारे शहर में कर्फ्यू नाफिज था और नादान बेबी एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दे रही थी। और फितरत की तरफ से शायद ये सबसे बड़ी सज़ा थी कि मेज़ पर वो तार भी पड़ा हुआ था जिसमें बेबी के होने वाले शौहर ने कलकत्ता से अपनी आमद की इत्तला दी थी। बुढ़ा अंकल ने दूसरी बार महसूस किया कि आज की रात इस बेमसरफ दुनिया की आखिरी रात है और कल के बाद शायद कोई ज़िंदा बाकी न बचेगा। फिर उसने नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ चमकता हुआ खूबसूरत चांद कभी बादल में डूब जाता, कभी उभर आता। बुढ़े अंकल के दिल में आया कि वो आसपास के बंगलों में सोए हुए बच्चों को झंझोड़ कर उठाए और एक एक से पूछे कि दुनिया इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। और जब बच्चे मून की तरफ इशारा कर दें तो उनसे ये भी पूछ डाले कि बाबा लोग, अगर आज अपना मून को ग्रहण लग गया तो? बाबा लोग बोलो, बाबा लोग, बाबा। क्या बोलता बुढ़ा अंकल? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। हम बाबा लोग से पूछता अपना मून वो बादल में डूब गया तो फिर क्या होगा?
हम इस अंधेरा दुनिया में बाबा लोग को किधर से किंग का कहानी सुनाएगा? कैसा माफिक कहानी सुनाएगा साहब? अभी ऐसा माफिक मत बोलो अंकल, अभी कुछ नहीं बोलो। अभी आसनसोल से साहब का फ़ोन आया। वो बोला, और मैं राबसन साहब कलकत्ता से आया, इधर में कर्फ्यू है, वो कल मॉर्निंग को आएगा। कल मॉर्निंग? तुम हमारा एक काम करो बुढ़ा अंकल, हम तुम्हारा बहुत थैंक्स बोलेगा। बाय गॉड, अपना बेबी के लाइफ के वास्ते एक काम करो। करेगा अंकल? करेगा साहब, अपना बेबी के लाइफ के वास्ते अपना लाइफ दे देगा। बोलो साहब, ज़रूर करेगा। हमारा साथ ऊपर आओ। साहब ने अजीब नज़रों से एक बार बुढ़ा अंकल का जायज़ा लिया और ऊपर चला गया। इधर आओ बुढ़ा अंकल। बुढ़ा अंकल सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया। फिर जब उसने साहब के हुक्म के मुताबिक गंदे खून आलूद चीथड़े में लिपटे हुए मुर्दा बच्चे को मेज़ से उठाकर अपने सीने से लगाया, तो ऐसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके हाथों में आ पड़ा हो। फिर एकाएक उसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का और धड़क कर अचानक रुक गया, गोया उसने मार्गरेट के जिस्म को नोच कर ये लोथड़ा अलग कर लिया। 19 बरस कबल जब उसने बेबी के गर्म जिस्म को अपने बाजुओं पर लिया था तो उसके सारे जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ गई थी। उसकी गर्दन फ़ख्र से तन गई थी। फिर उसने यूं महसूस किया था जैसे सारी दुनिया उसके तवाना बाजुओं में आ लेटी हो, एक गुलाब के फूल की तरह हल्की होकर, खूबसूरत होकर। मगर आज ये बोझ कितना भारी है, आज की दुनिया कितना गिरांबार हो गई। 19 बरस में इस फूल की तरह नर्म व नाजुक दुनिया का वज़न कितना बढ़ गया है। उसने आहिस्ता से लोथड़े को मेज़ पर रख दिया। नहीं साहब, हम इतना भारी नहीं उठा सकेगा, अपने पास इतना ताकत नहीं, नहीं उठा सकेगा। फिर साहब, जो बुढ़ा अंकल को हैरत से तक रहा था, बदहवास हो गया और उसने लपक कर बेख्तियाराना तौर पर उसके पाँव पकड़ लिए। मॉर्निंग में रॉबसन साहब आता। वो बहुत देर तक बुढ़ा अंकल के पाँव पकड़े उसे ऊंच नीच समझाता रहा। अपना बेबी कुत्ता माफिक मर जाएगा, कुत्ता माफिक मर जाएगा, कुत्ता माफिक। जैसे पुरानी मेम साहब बहुत दूर से घिघिया रही। अपना बेबी, अपना बेबी कुत्ता माफिक मर जाएगा। उसने हड़बड़ा कर मेज़ से लोथड़े को उठा लिया। नहीं, नहीं, ऐसा माफिक नहीं मरेगा। उसने अपने सीने पर सलीब बनाई। ऐसा माफिक कभी नहीं होगा। यसु मसीह, हमारा हेल्प करो। वो तड़पता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बरामदे में साहब ने उसे रोक कर फिर ताकीद की। इधर से नहीं अंकल, उधर पुलिस होता, इस तरफ से। साहब ने पिछवाड़े की तरफ इशारा किया, जहाँ लोकेलिटी के गंदे पानी बहने के लिए एक बड़ा सा नाला बहुत दूर निकल गया था। इधर इतना दूर फेंकाओ कि लोकेलिटी से बहुत दूर। ये कहर की रात, ये हू का आलम। बुढ़े अंकल ने निगाहें उठाकर देखा। चारों तरफ गहरी खामोशी और बला का सन्नाटा छा रहा था। आसमान पर सियाह दल मुसल्लत थे। गंदे नाले के किनारे किनारे चलता हुआ जब कर्फ्यू की उस भयानक रात में पुलिस की निगाहों से बचते बचाते शहर के हुदूद अरबा में कदम रखा, तो सर्द हवा के तेज़ झोंकों के बायस उसकी पिंडलियाँ बर्फ़ की तरह सिल हो रही थीं। दिल धड़क रहा था और उसके बाजू पर पड़ा हुआ बोझ लम्हा बलम्हा भारी होता जा रहा था। उसने एक झाड़ी के किनारे उस लोथड़े को रख देना चाहा, लेकिन कल पुलिस की नज़र पड़ गई और वो लोकेलिटी में पूछता पूछता आ गया तो विटसन साहब की बीवी ज़रूर इशारा कर देगी। फिर बेबी? ऐन उसी वक्त टॉर्च की तेज़ रोशनी उसके जूते को छूती हुई आगे निकल गई। वो बड़बड़ाता हुआ खारदार झाड़ियों में लुढ़क गया। टॉर्च की रोशनी एक बार फिर उसके इर्द गिर्द घूम फिर कर सफ़ेद खून आलूद चीथड़े पर रुक गई, फिर बुझ गई। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद फिर जल उठी और चीथड़े पर जमी रही। बुढ़ा अंकल का दिल धड़क कर फिर अचानक रुक गया। उसकी सांस थम गई और उसका सारा वजूद खिंचकर गोया आंखों में आ गया। बत्ती बुझ चुकी थी और करीब की वाटर टंकी के नज़दीक बैठे हुए सिपाहियों के दरमियान मक्खियों सी भिनभिनाहट शुरू हो गई थी। लेटे लेटे बुढ़ा अंकल ने लोथड़ा को पकड़ा, जेब से अपना सफ़ेद रुमाल निकाल कर वहाँ रख दिया और लेटा लेटा कांटों पर से गुजरता गंदे नाले के किनारे किनारे रेंगता हुआ कुछ दूर निकल गया। 10 कदम चलने के बाद फिर टॉर्च की तेज़ रोशनी आई और उसके सारे जिस्म को छूती हुई गुजर गई। वो हड़बड़ाकर ज़मीन में झुक कर दौड़ने लगा, जैसे कोई जानवर तेज़ी से भाग रहा हो। उसका दिल डूब रहा था, टांगें थर थर काँप रही थीं। कौन है? कौन आदमी है? ड्यूटी पर खड़े सिपाही ने चीख कर कहा। बुढ़ा अंकल के कदमों की रफ्तार और तेज़ हो गई। कौन आदमी है? ठहर जाओ, ठहर जाओ, वरना शूट कर दिए जाओगे। उसके पाँव अचानक थम गए। सर्द हवा का तेज़ झोंका तपता हुआ सा उसकी कनपट्टियों से छूता हुआ निकल गया, जिसके बायस उसकी कनपट्टियाँ पसीने से भर गईं। मगर बेबी, बेबी, वो बेख्तियारी तौर पर दौड़ पड़ा, दौड़ता गया। दूर से फिर आवाज़ आई,
कौन सुअर का बच्चा दौड़ता है, हम अभी शूट कर देगा, ठहर जाओ। 1। लेकिन बुढ़ा अंकल लोथड़े को सीने से लगाए बदस्तूर दौड़ता गया। 2। उसके पांव सुस्त पड़े, सारे जिस्म में चिंगारियां सी दौड़ गईं। 3। और वो फिर झुके झुके जानवरों की तरह तेजी से दौड़ने लगा। ऐन उसी वक्त तड़ाक, एक आवाज़ खामोश फिजा में उभरी और उसकी बाईं पिंडली में दहकता हुआ एक अंगारा घुस गया। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रुकी। फिर लम्हे में वो अंगारा उसके सारे जिस्म में यहाँ से वहाँ दौड़ता हुआ फिर बाईं पिंडली में आकर फंस गया। एक साथ में सब कुछ हो गया। सारा जिस्म पसीने से तर हो गया। मुर्दा बच्चा हाथों से गिर पड़ा। आंधियों की जद में रखा हुआ चिराग बुझने लगा, थरथराने लगा। यसू मसीह, यसू मसीह, अपना बेबी। फिर उसने अचानक अपने आप को संभाला, गंदे कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को लपक कर उठा लिया, बाईं पिंडली पर आहिस्ता से हाथ फेरा, फिर धीरे से गंदे नाले में उतर गए। नाले में किसी ने खामोशी से उसके वजूद को थाम लिया, जैसे उसका वजूद अचानक रुई के गाले में बदल गया हो। कोई उखड़ती हुई गर्म सांस उसके चेहरे को छू गई। कोई जाने पहचाने हाथों ने उसके जिस्म में पता नहीं कहाँ से बला की ताकत भर दी। बुढ़े अंकल ने नज़र उठाकर देखा, तकरीबन 3 फरलांग के बाद नाला दाईं तरफ मुड़ गया था। उसने आहिस्ता से सीने पर सलीब बनाई। यसू मसीह, हमारा हेल्प करो। यसू मसीह, हमको थोड़ा देर बाद मौत देना, अभी अपना बेबी का आखिरी काम करता, अभी नहीं मरना मांगता। फिर उसने बच्चे के चीथड़े को जख्म में भर लिया और तेज़ी से नाले में बाईं तरफ घिसटने लगा। जब काफ़ी देर हो गई और वो 3 फरलांग तय करके मोड़ के करीब पहुंचा, जहां नाले के ऊपर थोड़ी दूर तक पुल के लिए लंबे लोहे की शीट डाल दी गई थी, तो ऐन उस शीट पर चंद मुसल्लह सिपाहियों को देखकर वो कांप गया। उस चदरे के नीचे नाला इंतहाई तंग हो गया था। गंदा पानी छल छल करता उसके जिस्म को भिगोता हुआ गुजर रहा था। लोहे के चदरों पर भारी बूटों की आवाज़ बराबर आ रही थी और उसका जिस्म रफ्ता रफ्ता अपनी ताकत खो रहा था। सर्दी इंतहा को पहुंच गई थी और उसका जिस्म बर्फ़ की सिल की तरह सर्द होता जा रहा था। गर्दन आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को झूलने लगी। ऊपर बूटों की आवाज़ रुक गई। फिर धीरे धीरे यूं कई मिनट गुजर गए, उसे एहसास तक ना हुआ। फिर बुढ़े अंकल के करीब बेबी मार्गरेट औंधी फर्श पर पड़ी चीख चीख कर कह रही थी, नो पप्पा, नो पप्पा, एक्सक्यूज़ मी, पप्पा, पप्पा। उसने बड़बड़ा कर बंद होती हुई आंखें खोल दी, ज़ोर से गर्दन को झटका दिया। गंदा पानी काफ़ी जमा हो गया था, जो अब उसकी गर्दन को छूता हुआ गुजर रहा था। थोड़ी सी जगह में कपड़े में लिपटा हुआ मुर्दा बच्चा सतह पर चक्कर काट काट कर उसकी ठोड़ी से टकरा रहा था, गोया उसके हाथों से निकल भागना चाहता हो। चर चर, चराग, चराग, चर चर, जैसे कोई उसके सर पर चल रहा हो। फिर आवाज़ रुक गई और ऊपर से बातों की आवाज़ आने लगी। बुढ़ा अंकल ने अपने आप को संभाला और उस तंग रास्ते में घिसटता घिसटता घूम गया। दम साधे नाले के उस मोड़ को अबूर करके वो बाहर फैलाव में आया तो उसका दिल अचानक डूबने सा लगा। पानी में शराबोर कपड़े उसे बहुत भारी मालूम हुए। करीब एक भारी पत्थर पड़ा था। बुढ़ा अंकल ने उस पत्थर को आहिस्ता से हटाया। उसके नीचे की मिट्टी गीली थी। धीरे धीरे उसने गीली मिट्टी को हटाकर एक गड्ढा सा बनाया। छोटे से बच्चे को गड्ढे में रखने से पहले चीथड़ा हटाकर उसने चेहरा देखना चाहा, मगर रात बेहद तारीक थी, अंधेरा बेहद घना था। उसकी आंखें उस घुप अंधेरे में पथरा के रह गईं। फिर उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियां मुर्दा बच्चे के चेहरे पर फेरना शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता दिल के वीराने में फूल से खिलने लगे, गोया 19 बरस कब्ल वाली नन्ही मार्गरेट उसकी गोद में हो और वो मोम के सुर्ख गालों पर उंगलियां फेर रहा हो। फिर अचानक बाईं टांग में एक टीस उठी और उसके जिस्म की सारी रगों को खींचती हुई निकल गई। बुढ़े अंकल ने जल्दी से बच्चे को गड्ढे में रखकर उस पर से चट्टान रख दिया और वो चट्टान जो 2-3 घंटे से उसके वजूद को कुचले हुई थी, आप ही आप उतर गए। बाई गॉड, अब मरना मांगता, एकदम मरना मांगता, यसू मसीह। मगर वो फिर रुक गया, लेकिन इधर में नहीं, उधर में, अपना रूम में, अपना रूम में, अपना बेबी के सामने में। वो लपकता हुआ नाले के किनारे चलने लगा। फिर एक बड़े से पत्थर का सहारा लेकर बाहर आ गया और दाहिनी तरफ इलाके के बंगलों की क्यारियों के किनारे किनारे चलता अपने आप को पुलिस से छुपाता हुआ साहब के बंगले के गेट पर आया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी ज़ख्मी टांग पर हाथ फेरा। उसी वक्त बड़ी ज़ोर की उबकाई आई, जिसे उसने मुंह पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर अंदर से गर्म गर्म पानी के साथ रोटी के टुकड़े उबल ही आए। सर चकराया, फिर ज़ोर से एक बार तय हुई और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। फिर बुढ़े अंकल ने महसूस किया
गोया नाले का गंदा पानी उसके ऊपर से गुजरने लगा हो और मुर्दा बच्चा चीथड़े में लिपटा हुआ उसके सर के पास नाच रहा हो और वो उसके नीचे प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। उसके हलक में आग सी लगने लगी। फिर वो सो गया, बड़ी गहरी नींद सो गया। बहुत देर बाद वो जागा तो उसने देखा नाले का गंदा पानी गुजर गया है और वो गहरी तारीक रात, वो कहर की रात, आखिरी रात भी गुजर चुकी है और वो मरा नहीं, बदस्तूर ज़िंदा है। डॉक्टर ने तीसरा इंजेक्शन दिया तो उसकी आंखें खुल गई। बुढ़ा अंकल, अब कैसा है? अपना बेबी कैसा माफ़ी के साहब? अपना बेबी को हुक साहब का कुत्ता काटा। बाय गॉड, हमको भी काटा। और देखो, उसने अपनी ज़ख्मी टांग पर हाथ फेरा जो सफ़ेद पट्टियों से बंधी हुई थी। देखो, इधर में काटा। अपना बेबी अच्छा है। बुढ़ा अंकल, तुम दूध पियो। उसने गिलास बढ़ाया। तुमको कोई कुत्ता नहीं काटा, बेबी को भी नहीं काटा। यसू मसीह बहुत ठीक करता। बेबी को भी नहीं काटा, हमको भी नहीं काटा। अपना बेबी अच्छा। उसने अकीदत से आंखें बंद कर ली, सीने पर सलीब बनाई और उंगलियों को चूम लिया। यसू मसीह ठीक करता, सब ठीक करता। फिर डॉक्टर और साहब चले गए और वो बहुत देर तक गर्दन घुमा घुमा कर खिड़की से मार्गरेट के कमरे की तरफ देखता रहा, जहाँ खिड़की पर पड़ा सुर्ख रंग का रेशमी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हवा में हिल रहा था, पुरसुकून अंदाज में, गोया घंटों लड़ने के बाद बूढ़ा बैल थक कर बैठ रहा हो और धीरे धीरे हाँप रहा हो। अभी बेबी दूध पी रही होगी, अभी बेबी बिस्कुट खा रही होगी, अभी उसने बिस्तर पर लेट कर आँखें बंद कर ली होंगी, अब वो सो रही होगी। बेबी आंखें बंद किए सो रही है। गहरी नींद का गलबा हो चुका है। उसके नथने आहिस्ता आहिस्ता फड़फड़ा रहे हैं, जैसे खिड़की का रेशमी पर्दा हिल रहा हो। उसके दिल में आया कि वो एक बार बेबी की पेशानी पर हाथ फेरे। बहुत थक गई हो मेरी बच्ची, बहुत जागी हो ना, महीनों से सो नहीं पाई हो, इसलिए अब यह आराम की नींद बहुत प्यारी लग रही है। मुझे भी बहुत प्यारी लग रही है तुम्हारी ये नींद बेबी, बहुत प्यारी। मैं तुम्हारी पेशानी पर हाथ फेरूंगा तो क्या तुम जाग पड़ोगी? क्या तुम जाग पड़ोगी? नहीं जागोगी ना? नहीं जागना। उसके दिल में कतरा कतरा करके शबनम गिरती रही। मेरे पौधे की जड़ों में ये कैसी खराश पड़ गई खुदावंद, कैसी खराश। बुढ़ा अंकल आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। बाएं पाँव में आग सी सुलग उठी। उसने रानों पर हाथ फेरा। फिर वो थरथराने लगा तो पलंग पर बैठ गया। यसू मसीह, हम उधर में जाना मांगता, हमारा हेल्प करो। उधर में बेबी के माथे पर हाथ फेरना मांगता, बेबी सोता, उसको किस करना मांगता। मगर बुढ़ा अंकल का ज़ख्मी पाँव बदस्तूर दुखता रहा और थरथराता रहा। लेकिन सहपहर हुई और कलकत्ता वाले रॉबसन साहब ने अपनी आंटी के हमराह दहलीज में कदम रखा तो वो गैर इख्तियारी तौर पर उठ खड़ा हुआ और दीवारों का सहारा लेता हुआ मार्गरेट के कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ मेहमानों के साथ साहब और नई मेम साहब भी मौजूद थे। बेबी बीमार है, 3 हफ्ते से उसे बुखार था, कल ही तो बुखार छूटा है, साहब ने मेहमानों से कहा। ऐन उसी वक्त साहब की नज़र पलंग के नीचे गई, जहाँ खून से लथपथ एक तौलिया पड़ा हुआ था और जिसे रॉबसन साहब की आंटी बड़े गौर से देख रही थी। ये तौलिया? आखिर आंटी ने तौलिए की तरफ इशारा किया। कौन सा तौलिया? अरे ये तौलिया कहाँ से आया इधर? साहब घबरा कर नई मेम साहब से मुखातिब हुआ। उसका चेहरा फ़क हो रहा था। खुद बेबी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी जर्द पड़ गई। ऐन उसी वक्त बुढ़ा अंकल ने गर्दन झुकाकर तौलिया की तरफ देखा और लपक कर गिरते गिरते तौलिए को झपट लिया। ये हमारा होता साहब, ये हमारा होता। उसने अपनी ज़ख्मी टांग के पाइंचे को ऊपर खींचकर पिंडली वाले ज़ख्म को सामने कर दिया। सफ़ेद पट्टी चलने के बायस खून से भर गई थी। मेम साहब ने बुढ़े अंकल को ज़ोर से एक लात मारी। सुअर, तुम अपना गंदा कपड़ा इधर में काहे फेंकता? ज़र्ब की ताब न लाकर वो औंधे मुँह फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने सियाह धब्बे उभरने डूबने लगे। फिर उसने अपने आप को संभाला, उंगलियों को फर्श पर टेक कर खड़ा हो गया। बोलो, तुम गंदा कपड़ा काहे को इधर लाया? साहब ने भी बनावटी गुस्से से कहा। बुढ़ा अंकल ने पलटकर साहब को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, अजीब सी बेचारगी, जैसे उसने अगर जवाब नहीं दिया तो साहब फिर अपना सर उसके कदमों पर रख देगा और गिड़गिड़ा कर कहेगा, बोलो अंकल, बोलो, अपना बेबी के लाइफ के वास्ते बोलो। अब नहीं लाया साहब, उसने घिघियाते हुए कहा। अब नहीं, अपना टाइगर लाया, अपना कुत्ता हमारा रूम से लाया। फिर बुढ़ा अंकल घिसटता हुआ तौलिया लिए कमरे से निकल गया। खिड़की से गुजरते हुए उसने नई मेम साहब की आवाज़ सुनी।
जो साहब से कह रही थी, साहब को कितनी बार कहा इस हराम का खाने वाले कुत्ता को निकाल दो, मगर पता नहीं साहब क्यों उसे नहीं निकालता। बेबी तो उससे बेहद नफरत करती, बेहद नफरत। फिर वो करीब वाले सोफे पर बैठ गया। बूढ़े अंकल ने देखा कि सबों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई है और बेबी के होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट चमक उठी है, जैसे घंघोर घटा बरसे बगैर छट गई हो और जर्द हल्की धूप चारों तरफ फैल गई हो। फिर चुपके से वो दिन भी आया जब छोटे से गार्डन की कलियां मुस्कुरा रही थीं, आसपास के सारे माहौल से ज़िंदगी फूटी पड़ रही थी और बेबी बड़े से सफ़ेद गाउन में मलबूस गुलाब और बेले की कलियों से लदी पुराने चर्च में रॉबसन साहब के बाजू में बाजू दिए अकीदत से आंखें बंद किए दो जानू होकर बैठी हुई थी। मेरे खुदावंद, मेरे खुदावंद, मुझे नई ज़िंदगी दे, मुझे नई और खुशगवार ज़िंदगी दे। फिर बुढ़े अंकल ने इलाके के छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ तकसीम की और बंगले के वसी दालान में बच्चों के साथ मिलकर रक्स करता रहा और ज़ोर ज़ोर से गाता रहा वही अकेला गीत जो उसने बेबी के बचपन में याद किया था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत देर तक वो खुशियाँ मनाता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे सब बच्चे भाग गए और वसी दालान में वो तन्हा रह गया तो एकाएक ही रोशनदान से एक कबूतर फड़फड़ाता हुआ उड़ा और चारों तरफ दालान में चक्कर काटता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। बुढ़ा अंकल ने अचानक ऐसा महसूस किया कि उस वसी दालान में वो एकदम से तन्हा है और तन्हाई ने दूर दूर तक होंठों पर उंगली रखे चुप साध ली हो, यूं गोया अब कभी न बोलेगी, ये महरे सुकूत कभी न टूटेगी। वो उदास हो गया, हड़बड़ा कर बाहर निकल आया जहाँ साहब खड़ा जीप से सामान उतरवा रहा था। हैप्पी मॉर्निंग साहब। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ा दिया, शेक हैंड। ओह बुढ़ा, श्योर श्योर, हैप्पी मॉर्निंग। साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर बुढ़ा अंकल अलग होकर खड़ा हो गया। साहब हम 50 रुपया मांगता। 50 रुपीज़? इतना रुपया क्या करेगा बुढ़ा अंकल? अभी नहीं बोलेगा साहब, मगर हमको दो ज़रूर साहब, फिर कभी नहीं मांगेगा। देने सकता साहब? ज़रूर देने सकता। फिर बुढ़ा अंकल ने रुपया लेकर साहब को गुड मॉर्निंग किया और बाज़ार से एक सोने का खूबसूरत हार लाकर बेबी के कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ एक तरफ तालियां बजा बजाकर चंद जवान लड़कियां झूम झूम कर गा रही थीं, एक तरफ मार्गरेट मेहमानों के दरमियान बैठी मुस्कुरा रही थी। बुढ़ा अंकल की आंखें चौंधिया गईं। उसके दिल में दूर तक फूल ही फूल खिलते चले गए। उसके दिल में आया कि वो भी लड़कियों के साथ तालियां बजाए और झूम झूम कर नाचे। लड़कियां नाचते नाचते रुक गईं। सब की सब बुढ़ा अंकल को ठिठक कर देखने लगीं। क्या मांगता बुढ़ा, इधर क्या मांगता? वो चौंक पड़ा। कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं, अपना बेबी को बाय बाय करना मांगता। और उसने जेब से हार निकालकर आगे बढ़ा दिया। इधर बेबी को अपने हाथ से निकलस देना मांगता। वो मार्गरेट के गले में हार पहनाने की गरज से बढ़ा। मार्गरेट हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। क्या करता बुढ़ा? उधर में रहो, उधर में रहो। वो रुक गया। बेबी अपना नेकलेस नहीं मांगता? नहीं मांगता। उसकी तेवरियां चढ़ गईं। नफरत से उसका मुंह बिगड़ गया। बुढ़ा अंकल ठिठक गया। चलते चलते उसका दिल अचानक रुक गया। नहीं बेबी, ऐसा माफिक मत बोलो, ऐसा माफिक मत बोलो। उसकी आवाज़ रुंध गई। बेबी हम तुमसे कभी कुछ नहीं बोला, हमारा रिक्वेस्ट मानो, नेकलेस ले लो बेबी। हम तुम्हारा बुढ़ा अंकल, तुम्हारा अपना सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है बेबी। वो मार्गरेट के कदमों पर झुक गया। मार्गरेट। एक लम्हा में पता नहीं कहाँ से एक साया सा मार्गरेट के दिल में आया और सारे वजूद को नरम करता हुआ गुजर गया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से गर्दन झुका ली। अच्छा बुड्ढा, हम तुम्हारा नेकलेस कबूल करता। पलट कर करीब खड़ी हुई आया से मुखातिब हुई। आया, बुड्ढे से नेकलेस ले लो और डिटॉल में धोकर हमारा संदूक में रख दो। बुढ़ा अंकल ये सुनकर चौंक उठा। फिर उसने जब्त किया। उसके होंठों पर अजीब मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से हार आया के हाथ में रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। बेबी बहुत नफरत करता, अपना बेबी बहुत नफरत करता। बाय गॉड। दूसरी सुबह दोपहर को एक छोटी सी कार में बैठकर बेबी रॉबसन साहब के साथ कलकत्ता चली गई। बुढ़ा अंकल सड़क के किनारे बबूल के बेबरगोबार दरख्त तले खड़ा नज़रों से उछल होती हुई कार को घूरता रहा। जब कार चली गई और सड़क की सुर्ख बजरी सारी फिज़ा पर छा गई तो उसने एकाएक ही महसूस किया जैसे पास से कोई कबूतर फड़फड़ाता हुआ निकल गया हो और वो इस वसी दुनिया में बेकार व तन्हा रह गया हो। आसपास के इलाके के चारों तरफ खामोशी मुसल्लत थी, यूं गोया हवा भी साकित हो गई थी।
जब वह अपने कमरे में पहुंचा और दागदार फ्लेट को पलंग पर फेंक कर बैठना चाहा, तो वो कबूतर उसके कान के पास से फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं था। दोपहर बीत रही थी, बाहर सख्त धूप थी और चारों समत गहरी खामोशी मुसल्लत थी। दरख्तों की पत्तियां तक खामोश थी। सारा इलाका एक बड़े से सुनसान कब्रिस्तान की तरह महसूस हो रहा था। फिर बुढ़ा अंकल उस तन्हाई से घबरा कर कमरे से बाहर निकल गया और इलाके की पेश दर पेश गलियों में घंटों फिरता रहा। कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, बजुज़ एक अजीब सी फड़फड़ाहट के जो खामोशी को और भी गहरी पुरस्रार और हज़ीं तर कर रही थी। क्या कुछ खो गया? क्या घट गया? और भरी पूरी दुनिया से कि अचानक सारा आलम कंगाल सा होकर रह गया है। जब उसे फिरते फिराते शाम होने लगी, आफताब डूब गया, उसकी हड्डी हड्डी में दर्द की लहरें उठने लगीं, तो वो अपने कमरे में घुस गया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अपना सब कुछ छिन गया यसू मसीह, अपना सब कुछ लुट गया। फिर जब रात हो गई और आया ने हस्बे दस्तूर दो जली हुई रोटियों पर आलू के कतले रखकर चीनी की जर्द और पुरानी प्लेट में लाकर मेज़ पर पटक दिया, तो पहली बार ये मोटी खुश्क रोटी उसके गले में फंस गई। उसने पूरा गिलास पानी गट-गट चढ़ा लिया और रोटियों को हथेली पर मसलकर मुर्गियों के डरबे में डालाया। सामने बेबी की खिड़की बंद थी। रात सियाह से सियाह तर हो रही थी और वो लम्हा बलम्हा उदास होता जा रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और आंखें बंद करके बिस्तर पर फैल कर सो रहा। मगर नींद कहाँ? पता नहीं वक्त के किस अनजाने मोड़ पर रह गई है। पता नहीं उसे किसका इंतज़ार है। बाहर तारीकी गहरी होती जा रही है। हवा साएं साएं गुजर रही है और दिल नामालूम क्यों बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। बुढ़ा अंकल एकाएकी उठ बैठा। संदूक खोलकर कपड़ों के नीचे से वो पोटली निकाली, उसे खोलकर रोशनी में देखा, फिर कांपते हुए हाथों से उसे चूम लिया। बेबी, इधर में अपना कोई नहीं होता, इधर में कैसा माफिक रहेगा? बोलो, बोलो। उसने अपने पैरों में फुल बोट पहना, पोटली को बांधकर बगल में दाबा और घिसटता हुआ बाहर निकल गया। दुनिया कितना बैड मालूम पड़ता है अब। ऊपर आसमान तारीक था, गहरे सियाह झूमते हुए बादल उमड़ रहे थे और मुनव्वर चांद बादलों के आगे भागता हुआ निकला चला जा रहा था, कभी मध्यम सा, कभी रोशन, मगर दौड़ता हुआ। उसने निगाहें उठाकर आसमान की समत देखा। अपना मून किधर को जाता, ऐसा माफिक किधर को दौड़ता। फिर वो खामोश गर्दन झुकाए लंगड़ाता हुआ चलने लगा। लोकेलिटी की खामोश गली में एक लैंप पोस्ट के करीब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके कानों में किसी उड़ते हुए कबूतर के परों की फड़फड़ाहट थी। तुम किधर में चला गया बेबी? हम तुमको किधर में ढूंढने जाएगा? किधर में? यसू मसीह, हम किधर में जाएगा? बोलो, बोलो। उसने चलते चलते आंखें मीच लीं। आंसुओं के दो कतरे रुखसार पर आ पड़े। आसमान की तरफ देखते हुए उंगलियों से सीने पर सलीब बनाई। किधर में जाएगा? यसू मसीह, बोलो, बोलो।